हेलो दोस्तों, नमस्ते। राजस्थान ज्योग्राफी क्लास में आपका स्वागत है। अब अपनी ये चौथी क्लास है कंटिन्यू। और कोरोना के जो काल में अब कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? ऐसे ही मतलब आईपीएल में व्यस्त हो या पढ़ाई कुछ हो रही है आपके? मैं चाहूंगा कि अब कोरोना के चक्कर में और आईपीएल के चक्कर में न है और एग्जाम को जो डेट है या इसी में ऐसे देखेंगे 2021 में अपने सब एग्जाम लगभग हो जाएंगे तय समय पर, इसीलिए टाइम से पढ़ते रहें। और आज 3 क्लास में अपन ने शुरुआत में पहली क्लास थी अपने जो उत्पत्ति क्षेत्रफल, वो डेली रिवीजन करो उसका डेली। और मैं भी थोड़ा बहुत आपको याद दिलाता रहूंगा कि क्या क्या पढ़ा। तो पहली क्लास में अपन ने जो उत्पत्ति, विस्तार, सीमा, स्थिति इनके बारे में चर्चा की थी। फिर अपने दूसरी क्लास थी, उसमें अपन ने जो राजस्थान के प्राचीन जो स्थान है उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में अपन ने मैप के माध्यम से जो मेवाड़, मारवाड़, मत्स्य, वागड़, बांगड़ उनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। फिर जो तीसरी क्लास थी उसमें अपने जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में स्टार्ट किया था। भौतिक प्रदेश के बारे में जो क्लास थी उसमें अपन ने कल जो चर्चा की थी अपने जो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेशों में ऊंचा वाच और जलवायु के आधार पर हमने 4 भागों में बांटा। फिर उसमें राजस्थान के जो मरुस्थल और शुष्क मरुस्थल, जो बालको स्तूप युक्त, बालको स्तूप मुक्त क्षेत्रों के बारे में चर्चा कर रहे थे। हमादा, कई बार हमादा के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं ज्यादातर, आरएस प्री में भी, आरएस और मेंस में भी बच्चा वर्ड का सवाल पूछ लेते हैं हमादा क्या है, और ये काफी चर्चा में रहता है हमादा। और इसके अकॉर्डिंग अपने जो मरुस्थल के जो बालको मरुस्थल में जो विद्यमान बालको स्तूप है उनके बारे में भी अपने चर्चा की थी। बरखान, अर्धचंद्राकार, समांतर, सीप, पैराबोलिक, स्क्र प्रकार के विभिन्न प्रकार के अपने बालको स्तूप बारे में चर्चा की थी। आज अपन चर्चा कर रहे हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल। पीछे शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल बारे में चर्चा कर रहे थे, तो शुष्क मरुस्थल के बारे में अपने विशेष रूप से चर्चा कर ली थी। अगला अपना टॉपिक आता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल अपन ने कल बात की थी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान के मरुस्थलीय भाग को 2 भागों में बांटती है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। अब जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तथा अरावली के मध्य भाग को अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। लेकिन अपन एक मैप के माध्यम से समझें तो शुष्क मरुस्थल ये था, और ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मान सकते हैं, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और उसके बाद में जो ये अरावली पर्वत, इसमें ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तथा अरावली के मध्य वाला जो पार्ट है इसको अपन अर्ध शुष्क मरुस्थल कहेंगे। ठीक है। अब अर्ध शुष्क मरुस्थल को अपने सामान्य अध्ययन की दृष्टि से 4 भागों में बांट सकते हैं। अब दूसरा मैप के माध्यम से अपन देख सकते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल को 4 भागों में अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ये शुष्क मरुस्थल। अब अर्ध शुष्क मरुस्थल जो ये गंगानगर, हनुमानगढ़, कुछ बीकानेर, ये है इसका घग्गर बेसिन। पहले पार्ट ये है घग्गर बेसिन। फिर आता है अपना इधर शेखावाटी, सिकरचू, झुंझुनवाड़ा क्षेत्र, तो ये शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र। दूसरा पार्ट है शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र। और तीसरा अपने आता है नागौर उच्च भूमि। फिर चौथा पार्ट आता है अपना लूनी बेसिन। ये अपने अर्ध शुष्क मरुस्थल के जो पार्ट है, सबसे ऊपर वाला पार्ट है जो गंगानगर, हनुमानगढ़ क्षेत्र, घग्गर बेसिन जो प्राचीन रूप से घग्गर नदी बहती थी। फिर जो शेखावाटी वाला क्षेत्र है इसको बोलेंगे शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र। फिर तीसरा पार्ट आता है अपने जो नागौर उच्च भूमि, और चौथा पार्ट अपने लूनी बेसिन। अब इनको चारों पार्ट में अपने एक मुख्य रूप से इनमें कौन कौन सी विशेषता है, कौन कौन से बिंदु हैं, उनके बारे में चर्चा कर लें। पहले आपने घग्गर बेसिन।
घग्गर बेसिन। इनका जो विस्तार है, विस्तार हनुमानगढ़ तथा श्रीगंगानगर। यहां एक विशेष रूप से एक शब्द है काठी और बग्गी। काठी या बग्गी एक भाषा यूज होती है यहां की स्थानीय रूप से, काठी या बग्गी। यहां की जो उपजाऊ मिट्टी को, उपजाऊ मिट्टी को काठी या बग्गी कहा जाता है। अब राजस्थान में कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, काठी या बग्गी है एक प्रकार का उपकरण, एक प्रकार की संस्कृति, एक प्रकार की जहां राजस्थान में पाए जाने वाली स्थानीय मिट्टी, जो यहाँ एक काठी और बग्गी। राजस्थान में तो गंगानगर और हनुमानगढ़ में जो मिट्टी पाई जाती है उनको स्थानीय भाषा में काठी या बग्गी कहा जाता है। अब सेकंड बार आता है अपने शेखावाटी। मैप के माध्यम से अच्छी तरह से समझेंगे तो सब पूरा आपको मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत घर जाके 5-10 मिनट वापस देख लेंगे तो अब स्थायी माइंड में चला जाएगा। पहले अपन घग्गर बेसिन की बात कर रहे थे, दूसरा अपन पॉइंट आता है शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र। अब शेखावाटी के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं, शेखावाटी, तोरावाटी। शेखावाटी में 3 जिले शामिल थे, सीकर, चूरू और झुंझुनू, और तोरावाटी में 2 जिले शामिल थे, सीकर और झुंझुनू। ठीक है, तो शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र, इसमें विस्तार, दूसरा पार्ट शेखावाटी, इसमें दूसरा पार्ट ये लिखना, शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र, शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र। तो विस्तार अपने सीकर, चूरू एंड झुंझुनू। ठीक है, एक यहां सर है जो यहां जो वर्षा ऋतु में अस्थायी रूप से अस्थायी तालाबों का निर्माण होता है। तालाबों का निर्माण, इन जो अस्थायी तालाब होते हैं उनको सर कहा जाता है। अस्थायी जो तालाब होते हैं उनको सर कहा जाता है। फिर यहां की जो कुएं, अस्थायी रूप से कुएं, पानी के कुएं अस्थायी रूप से पानी के कुएं भी विद्यमान होते हैं। जो ये जल संरक्षण के लिए जो शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र है ये शामिल है। विस्तार सीकर, चूरू, झुंझुनू। सर वर्षा ऋतु में अस्थायी तालाबों का जो निर्माण होता है उनको सर कहा जाता है। अस्थायी रूप से पानी के कुएं भी यहाँ विद्यमान अपने को देखने को मिल सकते हैं। फिर तीसरा पार्ट आता है नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि, मैप के माध्यम से घग्गर बेसिन, फिर शेखावाटी, फिर नागौर। तीसरा पार्ट आता है नागौर उच्च भूमि। अब नागौर उच्च भूमि विस्तार अपने नागौर व अजमेर। यहां खारे पानी का अधिकांश खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। यहां खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं और यहां कुबड़पट्टी पाई जाती है। क्षेत्र यही अजमेर और नागौर, कुबड़पट्टी, अजमेर और नागौर। जो कभी कभी पूछ लेते हैं कुबड़पट्टी में शामिल जिले हैं तो अजमेर और नागौर, क्योंकि यहाँ जो पानी होता है जल, उसमें अधिक फ्लोराइड की मात्रा की वजह से जो हड्डियों का जो विकृति हो जाती है, इसलिए कुबड़पट्टी कहा गया इनको। कुबड़पट्टी क्षेत्र है जो अजमेर और नागौर। खारे पानी की जिले अधिकांश पाई जाती है। खारे पानी की जिले में आप एग्जाम्पल दे सकते हो, कुचामन, डीडवाना, सांबर, ये जिले में शामिल है। फिर आता है लूणी बेसिन। चौथा पार्ट आता है लूणी बेसिन। अब लूणी बेसिन में गोड़वाड़ बेसिन। गोड़वाड़ बेसिन में शामिल जिले जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, बाड़मेर। अब इसमें मुख्य रूप से जालोर इसको अधिकांश क्षेत्र जो घोड़वाड़ बेसिन है, अधिकांश क्षेत्र इसको जालोर वाला क्षेत्र शामिल किया गया है। यहाँ घोड़वाड़ी
बोली भी बोली जाती है, गोडवाड़ बेसिन। ठीक है, और यहाँ नेहड़ या रन, जालौर में लूनी नदी के अपवा क्षेत्र को नेहड़ या रन कहा जाता है, नेहड़ या रन कहा जाता है। गोडवाड़ बेसिन शामिल जिले जोधपुर, इसमें सिरोही को बहुत कम क्षेत्रफल बिल्कुल कम क्षेत्रफल शामिल किया गया सिरोही का। जोधपुर, पाली, नागौर मुख्यतः और जालौर अधिकांश क्षेत्रफल। और यहाँ गोडवाड़ बेसिन है जो अपने पाली क्षेत्र कुछ पार्ट और जालौर और सिरोही का पार्ट, यहाँ गोडवाड़ी बोली जाती है, इसलिए गोडवाड़ बेसिन। नेड या रन, कभी कभी पूछ लेते हैं नेड रन क्या है, तो जालौर में लूनी नदी के उपा क्षेत्र को नेड या रन कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें जो लूनी नदी का जो पानी है बालोतरा के बाद खारा हो जाता है, तो इनके बारे में अपन जो नदियों का उद्गम पढ़ेंगे उनके बारे में विस्तृत आगे चर्चा करेंगे। तो ये अपने इनका जो अर्धशुष्क मरुस्थल का भाग था, घग्गर बेसिन, शेखावाटी, इंद्रप्रस्थ क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि और लूनी बेसिन। अब इसमें विस्तृत रूप से विस्तार क्या है, इनमें जो इसमें एक जोहड़ भाग की जोहड़ लिख देना, जोहड़ शेखावाटी इंद्रप्रस्थ क्षेत्र में जो अस्थायी रूप से पानी के कुएं हैं उनको जोहड़ कहा जाता है। और इनका जो विस्तार और इंपॉर्टेंट बिंदु के माध्यम से इनका चर्चा चार अपन ने जो अर्धशुष्क मरुस्थल था 4 भाग देख लिए, घग्गर बेसिन, अंतःप्रवाह क्षेत्र, शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र, नागौर उच्च भूमि और लूनी बेसिन। घग्गर बेसिन में अपने चर्चा की थी श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और काठी और बग्गी। फिर शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र जो जोहड़, सर और बीड़ है जो घास के मैदान है, वो शेखावाटी में बीड़ घास के मैदान को कहा जाता है। फिर अपने नागौर उच्च भूमि, कुबड़पट्टी, अजमेर, नागौर। और फिर लूनी बेसिन में जो लवणीय पादप और गोडवाड़ बेसिन, नेड या रन। अब फिर अपने जो मरुस्थल, अगला टॉपिक अपना छोटा सा होगा, उसमें से कभी कभी एक दो सवाल पूछ लेते हैं। जो मरुस्थल में विद्यमान स्थल, विशेष स्थल, इसमें से कभी भी ऑब्जेक्टिव सवाल पूछ लेते हैं। और आरएस मेंस या आरएस में दर्शित देखे तो 50 वर्ड में कभी भी पूछ लेते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव होता है उसमें से एक ऊपर दे दिया जैसे खड़ी, फिर नीचे ऑप्शन दे दिया खड़ी ये है उसमें से दे, तो इसमें से मरुस्थल में विद्यमान विशेष स्थल के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला है खड़ी या प्लाया। अभी जो सर्वाधिक जैसलमेर में अभी खड़ी और प्लाया क्या है, जब जो वर्षा का मौसम होता है उस टाइम वर्षा हो जाती है और जो ये बालू स्तूप है उनके मध्य कभी कभी पानी इकट्ठा हो जाता है काफी। और फिर वर्षा मौसम के बाद जो सर्द ऋतु आती है, सर्दी ऋतु, उस टाइम रबी की खेती की जाती है। यहाँ जो पानी बचा रहता है संरक्षित रहता है और इनका जो संरक्षित रहा तो इसमें रबी की खेती की जाती है, जैसे गेहूं, सरसों। अब इनमें मुख्य रूप से यहाँ जो स्थानीय जाति है पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा यहाँ खेती की जाती है। रबी की खेती गेहूं और सरसों, इसलिए ये जो एक अस्थायी झील मान सकते हैं, अस्थायी झील होती है जो अपने रबी की खेती के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अगला जो खड़ी के बाद अगला पॉइंट आता है अपने रन या टाट। दूसरा पॉइंट है रन या टाट। अब रन या टाट जो दलदली और लवणीय अनुपजाऊ भूमि को रन या टाट कहा जाता है। अब ये जो कुछ क्षेत्र पश्चिम मरुस्थल में ऐसे स्थल है जो दलदल है, मतलब वहां जो पानी की मात्रा है और लवणीय है, अनुपजाऊ भूमि के रूप में जो पहले इनका लवण बनाने में यूज होता था नमक उत्पादन में। फिर ये अब उनका नमक उत्पादन पूरा हो जाने के बाद
अब वो एक विशेष रूप से वहां एक अवशेष के रूप में बचे हैं, दलदल के रूप में बचे हैं। यहाँ मुख्य रूप से अपन बाप लिख लो आप, बाप, पहला बाप, दूसरा फड़ोदी। ये दो जो रन और टाट है ये जोधपुर में है, जोधपुर। फिर आता है अपने ताल छापर, ताल छापर, और चौथा है परिहारी, ये अपने हैं चूरू में। और फिर पांचवा अपने थोब, थोब है अपने बाड़मेर। छठा जो रन और टाट है अपने भाकरी और पोखरण, सातवें पोखरण, ये है अपने जैसलमेर में। अब पोखरण के बारे में अपने विषय जो परमाणु परीक्षण हुए थे 1974 और 1998 हिस्ट्री के माध्यम से, वो भी अपन देख सकते हैं यहाँ। रन और टाट क्या है, कभी पूछते तो दलदल प्लस लवणीय और अनुचो भूमि को रन या टाट कहा जाता है। अब मुख्य रूप से इनका विस्तार है जो बाप फड़ोदी जो जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ताल छापर परिहारी रन ये है चूरू में, थोप बाड़मेर, भाकरी और पोखरण जैसलमेर। फिर अगला जलपट्टी, अगला तीसरा पॉइंट है अपने जलपट्टी। जो प्राचीन रूप से नदी बहती थी अपने घग्गर और इनको सरस्वती नदी कहा जाता है। इनको एक अवशेष के रूप में जो राजस्थान, पश्चिम राजस्थान विद्यमान है जलपट्टी के रूप में, तो ये पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तो 60 किलोमीटर का क्षेत्र है। यहाँ सेवण घास पाई जाती है, सेवण घास है। यहाँ वर्षा बिल्कुल कम होती तो भी हरी भरी रहती है सेवण घास, यहाँ पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक। जैसलमेर में ये जलपट्टी जैसलमेर। अब पोखरण से लेकर मोहनगढ़ जो 60 किलोमीटर का क्षेत्र है, ये प्राचीन घग्गर नदी और सरस्वती नदी का अवशेष है नीचे, इसलिए यहाँ वर्षा कम होती तो भी हरा भरा रहता है सेवण घास की। ये सेवण घास एक पौष्टिक घास है, पौष्टिक घास है जो गोडावण की शरण स्थली माना जाता है, शरण स्थली माना जाता है इसको। सेवण या लीलौन को पौष्टिक घास है जो यहाँ दो पास में गांव पड़ते हैं धोड़िया और खेतुलाई, यहाँ ये इस पौष्टिक घास की वजह से वहां पशुपालन का विस्तृत रूप से है और दुग्ध उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है पश्चिम राजस्थान होते हुए। तो इनको आप कभी कभी जलपट्टी के रूप में पूछ लेते हैं कि उसने ऑब्जेक्टिव रूप से जलपट्टी क्या है। तो जलपट्टी तो प्राचीन जो सरस्वती और घग्गर नदी का जो जल अवशेष है, पोखरण से मोहनगढ़ का 60 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, वहां एक हरी भरी सेवण घासें पाई जाती हैं जो पौष्टिक है पशुचारण के रूप से। और यहाँ जो ये जो घास है गोडावण की शरण स्थली है, ये इनको घास को पसंद करता है, तो ये गोडावण की शरण स्थली है। इसका वैज्ञानिक नाम कभी कभी वैसे पूछ लेते हैं सेवण घास का, तो सिल्यूकस सेड्यूकस। अब चौथा पॉइंट अपना आता है इंपॉर्टेंट, आकलवुड फॉसिल पार्क। आकलवुड फॉसिल पार्क, आकल एक जैसलमेर में गांव है, वुड लकड़ी को कहा जाता है। अब फॉसिल पार्क जो अपने विशेष रूप से जो अनुसंधान में जो यूज फॉसिल पार्क आकलवुड, यहाँ अपने आकल एक गांव के रूप में यहाँ जो 18 करोड़ वर्ष पूर्व है पुरानी लकड़ी मिली है, पुरानी लकड़ी के अवशेष यहां से मिले हैं जो जुरासिक काल से, इनका जो मिले हैं काल है अपने जुरासिक काल के। आकलवुड फॉसिल पार्क, आकल एक गांव है जो जैसलमेर में यहां से एक आधा सवाल पड़ जाता है, आकलवुड फॉसिल पार्क कहां है, इसका इंपॉर्टेंट क्या है। तो 18 करोड़ वर्ष पूर्व पुरानी लकड़ी, यहाँ लकड़ी के अवशेष मिला है, किस काल की, जुरासिक काल की। और यही अपने राष्ट्रीय मरु उद्यान, इस क्षेत्र में आकलवुड फॉसिल पार्क को सम्मिलित रूप से इसमें राष्ट्रीय मरु उद्यान
मरुद्यान विस्तृत है। अब मरुद्यान का जो विस्तार क्षेत्र है वो 2 डिस्ट्रिक्ट में है, जैसलमेर व बाड़मेर। ये एक ऐसा मरुद्यान है जिसमें लोग निवास करते हैं, बाकी मरुद्यानों में निवास करने अनुमति नहीं होती है, लेकिन ये राष्ट्रीय मरुद्यान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा है और जैसलमेर और बाड़मेर तक विस्तृत है। अगला पॉइंट अपना आता है ट्रेशरी काल के, जो राजस्थान में ट्रेशरी काल के अवशेष। ट्रेशरी काल के अपन ने कल जो मरुस्थल शुरुआत में पढ़ा था, जो मरुस्थल का निर्माण ट्रेशरी काल और प्लीस्टोसीन युग में हुआ है, तो आज वापस ये ट्रेशरी काल के राजस्थान में क्या अवशेष हैं, तो अपने जो राजस्थान में एक नई क्रांति लेके हैं, जो अपने पेट्रोलियम जो खनन हुआ है, पेट्रोलियम के बहुत बड़े भंडार मिले हैं, तो राजस्थान को एक दर्जे के राज्य में, दर्जे के रूप में स्वीकार कर रहा है देश, और यहाँ जो रोजगार मिलेंगे, रिफाइनरी खुलेगी, तो एक वरदान के रूप में साबित हुआ है पेट्रोलियम। तो ये ट्रेशरी काल के अवशेष यहाँ प्राकृतिक पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस, ये राजस्थान में 3। अब जैसलमेर अपन देखते हैं प्राकृतिक गैस, घाटेवाड़ा, ये 2 जो कोकण क्षेत्र है, इनमें गैस की जो भंडार है, और बाड़मेर में और जैसलमेर में कुछ पेट्रोलियम भंडार है, कोयला की भाई बाड़मेर में और जैसलमेर में भंडार है। तो ये ट्रेशरी काल के राजस्थान में अवशेष है, पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस। और अगला पॉइंट आता है अपना, छठा पॉइंट है बाग बोल्डर क्ले। बाग बोल्डर क्ले, अब बाग बोल्डर क्ले अपने जोधपुर में है। ये क्या है, हिमानी द्वारा, यहाँ इसको बाग बोल्डर, वो बोल्डर क्ले क्या है, तो हिमानी द्वारा निक्षेपित अवशेष, हिमानी द्वारा निक्षेपित अवशेष को बाग बोल्डर क्ले कहा जाता है। ये प्रमुख, इनका जो काल पूछा जाता है कि ये निक्षेपित कब के हैं, तो प्रमुख कार्बोनिफेरस युग के यहाँ अवशेष मिले हैं। तो हिमानी द्वारा निक्षेपित अवशेष है बाग बोल्डर क्ले। बाग जो जोधपुर जिले की एक तहसील है बाग बोल्डर क्ले, तो यहाँ एक पूछ लेते हैं, ये तो सबको मालूम है बाग बोल्डर क्ले कहाँ है, तो जोधपुर बता देंगे, लेकिन यहाँ जो अवशेष मिले हैं वो किस काल के हैं, तो प्रमुख कार्बोनिफेरस युग के। अगला 7वां पॉइंट अपने बात दरियन और 8 पॉइंट 7 में देखते हैं धोरे। अब जो ये इस प्रकार का है दरियन, जो अपने गतिशील बालू के स्तूप को दरियन कहा जाता है, दरियन कहा जाता। और जो लहरदार बालू के स्तूप को धोरा कहा जाता है। अपन देखते हैं जो वायु की वेग से कुछ जो बालू के स्तूप है वो गतिशील होते हैं, उसको दरियन कहते हैं स्थानीय भाषा में। और जो लहरदार होते हैं, जो अपने बात की थी लहरदार के रूप में जो बरखान है और समांतर रूप से अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य है, वो अपने लहरदार रूप में मान सकते हैं। फिर अपना एक टॉपिक आता है नकली स्थान। हिमरुस्थल का एक विशेष रूप से पाया जाने वाला स्थल है नकली स्थान। इसमें जो ज्योग्राफिकली जो रूप देखें, भौगोलिक रूप से देखें, तो ये जो मरुस्थल में
मरुस्थल में जल वाले भूमि के पास, जल वाले भूमि के पास है, जल वाली भूमि के पास हरियाली पाई जाती है, हरियाली पाई जाती है, उनको नकली स्थान कहा जाता है। उन्हें नकली स्थान कहा जाता है। और 10वां पॉइंट अपने पीवड़ा। पश्चिम राजस्थान में विशेष प्रकार के जो मरुस्थल में पीवड़ा एक जो सांप की प्रजाति है जो पश्चिम राजस्थान में एक पाई जाती है, जो विषैला होता है पीवड़ा। नकली स्थान जो मरुस्थल में जो जल वाले क्षेत्र हैं, जो छोटे छोटे तालाब हैं, उनके पास जो हरियाली का जो क्षेत्र होता है उनको नकली स्थान में उनको अपने को प्रतीत होता है कि यहाँ बहुत बड़ी हरियाली है, लेकिन ऐसा वहां नहीं होता है।